अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूनिट नंबर 7 अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारा आज का पहला लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को और इसके डिफरेंट टाइप्स को, और इसके अलावा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे और हम आखिर में डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट को। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट की मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे दूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो पहला लेक्चर तो आपने समझ लिया कि करंट पर मुश्तमिल है। उसके बाद हम ओहम्स लॉ को पढ़ेंगे। ओहम्स लॉ के बाद हमारे पास वहां से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, और इनकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा हम इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जिसमें ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस कर रहे होंगे, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में और इस पूरे चैप्टर में जितने भी इसके लेक्चर बनेंगे इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। तो इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। पिछला अगर चैप्टर आपने समझा हुआ है मुझसे, तो उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हमने चार्जेस को स्टडी करना है, लेकिन किस में सर? मोशन में। शाबाश, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। यहां पर हमने चार्जेस को मोशन में स्टडी करना है। हमने दो बातें पढ़ी थी। पहली बात तो ये है कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं ना, तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नॉन जीरो होती है। लेकिन उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही होती है ना, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, या हम यूं कहें कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टैटिक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही होती, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वहां क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोशन में, चार्जेस इन मोशन में, तो अब यहां पर क्या सीन होगा? यहां पर ये सीन होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी क्योंकि चार्जेस मौजूद है, और साथ ही साथ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तो चूंकि चार्जेस जब मूव करते हैं, तो एम्पियर्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करेंगे तो उस कंडक्टर के अराउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट किस बला का नाम है? सर ये तो बिल्ली का नाम है। कैसे सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सर हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, शाबाश। चलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकंड या इन यूनिट टाइम आप कह सकते हैं। जब रेट आ गया तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यूजुअली इसको लेते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, Q बराबर होता है NE के, तो इसको हम NE ओवर टी भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट आपने पढ़ा हुआ है। इसका यूनिट क्या होता है? सर एम्पेयर होता है। ठीक है, एम्पेयर किसके बराबर होता है? सर कूलम पर सेकंड के। कूलम पर सेकंड के। तो 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है? सर 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो उसका मतलब है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कौन सा यूनिट है? ये इसका SI बेस यूनिट है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब ये बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी बेस यूनिट होगा एम्पेयर। अब इसका CGS यूनिट क्या होता है? समटाइम पूछ लेता है आपसे CGS यूनिट। तो CGS इसका जो यूनिट है वो आपने याद रखना है, वो होता है एब एम्पेयर। एब एम्पेयर, या इसको हम बोलते हैं बायोट। बायोट। अब ये आपने याद रखना है कि जो 1 बायोट है ना, 1
डायोड, ये बराबर होता है 10 एम्पेयर के, ठीक है। या इसको आप दूसरी तरह लिख सकते हैं कि 1 जो एम्पेयर है, 1 एम्पेयर ये बराबर होता है 10 पावर -1 बायोट के, BI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मैं एक जगह MCQ पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ I। तो बताएं भाई CGS यूनिट ऑफ I क्या है। ऑप्शन दिए हुए थे 10 एम्पेयर, बीटा में ऑप्शन था 1/10 एम्पेयर और चार्ली ऑप्शन था 1/100 एम्पेयर और डेल्टा ऑप्शन था हमारे पास 1/1000 एम्पेयर। तो अब यहां से आप कैसे पहचानेंगे, आपको पता है CGS यूनिट बायोट है और 1 बायोट कितना होता है 10 एम्पेयर, तो आपने फौरन ये पहचान लिया। तो ये MCQ इस तरह से बन सकते हैं, आपने याद रखना है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्वांटिटी कौन सी है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं यही लिख देता हूं क्योंकि इसमें हमने ज्यादा बातें नहीं करनी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट में और बातें कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी है। तो टाइप्स में आपके सामने ना दो तरह की डिस्कस करूंगा। पहली तो हम बात करते होते हैं कि एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल क्या होता है सर, रिवायती। क्या मतलब हुआ रिवायती, सर रिवायती का ये मतलब है कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, उनको पहले ये लगा कि जो करंट फ्लो करता है ना वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है। बाद में पता चला कि ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं करता, बल्कि ये किसकी वजह से करता है। तो फिर हमें ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है वो करंट कैरियर्स है। करंट से किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। अब दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने एक बैटरी बनाऊं, ये मैंने एक बैटरी बनाई और इसके साथ एक कंडक्टर को लगा दी, ये भी कंडक्टर है। इसमें आप मुझे बताएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सर ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी ये A से B की तरफ यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, तो अब इसमें जो कन्वेंशनल करंट होगा वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा और वो किधर फ्लो करेगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसकी मोशन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लोज अलोंग द E। मैंने E लिख दिया, आप समझ रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, यूं भी कहा जाता है कि फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां कौन सा पोटेंशियल है, यहां हाई पोटेंशियल है, और इधर इस एंड पर कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। तो यहां लिख सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, बाद में इंकशाफ जो हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां पर इसके बारे में भी कुछ बातें लिख सकते हैं कि ये किसकी वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। और दूसरी बात हम यहां क्या लिख सकते हैं, फ्लोज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किधर फ्लो करता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसकी डायरेक्शन होती है, ऑपोजिट होती है। और या हम यूं भी कह सकते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसकी ये डायरेक्शन होती है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं और एक टाइप की, और वो कौन सी है, वो है हमारे पास डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट
और दूसरा कौन सा होगा सर, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब इनमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डायरेक्ट करंट की पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जो यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल करंट, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। या हम ये कह दें कि इट्स पोलैरिटी डज नॉट चेंज, क्या कह दें, पोलैरिटी डज नॉट चेंज, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। अब ये कैसा करंट होता है, इसके अगर हम सिंबल की बात करें किसी सर्किट में तो इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल वो इस तरह से होता है, ये एक बैटरी का सिंबल भी यही यूज होता है। तो ये सिंबल अगर बना होगा ना तो इसका मतलब डायरेक्ट करंट का कोई सोर्स लगा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करें कि जो डायरेक्ट करंट है उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो डायरेक्ट करंट का दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है पल्सेटिंग डीसी और दूसरा हो सकता है कांस्टेंट डीसी। तो अगर मैं बात करूं पल्सेटिंग डीसी की तो पल्सेटिंग डीसी इस तरह का होगा, ठीक है, ये पल्सेटिंग डीसी है। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट डीसी की तो कांस्टेंट डीसी की ये ग्राफ बनेगा, और वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है और एक्स एक्सिस पर किसको लिया है, टाइम को लिया है। मैं यहां लिख दूं ये कौन सा है, ये है पल्सेटिंग डीसी, ठीक हो गया। और ये किसके लिए है, ये है कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी। अब यूजुअली जो बैटरी से आपको मिलता है वो कौन सा होता है, कांस्टेंट डीसी होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डायरेक्ट करंट है इसको अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, तो यहां मैं बात लिखता हूं, यहां एक ये डिफरेंस लाइन लगा लेते हैं। तो अगर आपने एसी से किधर जाना है, डीसी में, एसी से अल्टरनेटिंग करंट से आपने किधर जाना है, डीसी। यहां मैं लाइन थोड़ी सी लंबी लगा देता हूं, ये अल्टरनेटिंग करंट को आपने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट में, तो उसके लिए आप यूज करते हैं रेक्टिफायर को, किसको यूज करते हैं, रेक्टिफायर को यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अब यहां ये यूनिडायरेक्शनल होता है तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, या मैं यूं कहूं कि इट्स पोलैरिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, चेंजिंग पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो अब यहां से अगर हम सोर्स की भी इसकी बात कर लेते हैं, इसका सोर्स कौन सा होता है, इसका जो सोर्स होता है ना वो आप कह लें हमारे पास सेल हो गया या बैटरी हो गई, ठीक है, या डीसी जनरेटर समटाइम आप कह देते हैं। अब इसके बारे में चेंजिंग पोलैरिटी है, ठीक हो गया। और दूसरा इसका सिंबल क्या होगा वाला, सिंबल की बात कर लेते हैं, व्हाट विल बी सिंबल ऑफ एसी। तो एसी अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है ना तो उसका ये सिंबल होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद हम किसकी बात कर सकते हैं, हम सर बात कर सकते हैं इसके ग्राफ की या इसके सोर्स की। तो ये जो है ना एसी जनरेटर जो है, ये जो हमारे घरों में बिजली आती है, ये एसी जनरेटर इसका सोर्स है। और इसके बाद अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो आपको पता है एक साइन वेव बनता है इस तरह से, ठीक है। यहां पर अगर हम समझें कि ये प्लस आई नॉट है पॉजिटिव करंट मैक्सिमम, और यहां पर ये माइनस आई नॉट है, यहां पर जीरो है, तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसकी चेंज होती है, ठीक हो गया। और इसके बाद इसका अगर हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो फिर कैसे करते हैं, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि डीसी करंट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एसी में। तो बताएं क्या करेंगे सर, इन्वर्टर लगाएंगे। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर ये काम करता है कि वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। आपको याद होगा
रेंचो ने जो इन्वर्टर बनाया था उसका क्या नाम था? जल्दी से बता दें, एक एमसीक्यू आ गया आपको। अब ना हम इसको यहां तक रखते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस के बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। आइए, अब मैंने आपके सामने दो एमसीक्यूज लिखे हैं, इन एमसीक्यूज को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में शायर कह रहा है, इफ 3.2 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, कोई वायर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट पास कर रहा है? इतना करंट पास कर रहा है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड निकालें और ये ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आप जल्दी से पास करें वीडियो को और आंसर बताएं इसका क्या होगा। तो मैं यहां नीचे सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। अब देखें, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और यहां से हमने पढ़ लिया I बराबर हो जाता है NE ओवर टी, Q इज इक्वल टू NE। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी कि हमने ये n ओवर टी निकालना है। तो ये E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा, शाबाश। तो ये आ जाएगा I ओवर E किसके बराबर? n ओवर t के। तो अब अगर आपने n ओवर t निकालना है तो अब बहुत आसान काम हो गया। n ओवर t बराबर I ओवर E, I ओवर E का मतलब है I और E की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। I कितना है सर? 3.2 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास 3.2 क्रॉस 10 पावर -3, ठीक हो गया। ओवर में E क्या है? 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू कितना आ जाएगा सर? -19, ठीक हो गया। अब देखें, इस पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो गया, 16 1 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, ठीक हो गया। तो अब n ओवर t किसके बराबर आ गया? n ओवर t बराबर आ जाएगा 2 क्रॉस 10 पावर, ये देखें -3 है, ये -19 ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा सर? +19। तो अब कितना आंसर आ जाएगा? n ओवर t बराबर आ जाएगा 2 क्रॉस 10 रेज़ टू 16। अब यूनिट क्या आएगा? पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा सर? अल्फा ऑप्शन आएगा, 2 क्रॉस 10 रेज़ टू 16। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू भी देख लें, एक और एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें देखें, शायर कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, हैविंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज है। फाइंड करंट एसोसिएटेड विद इट, तो उसके साथ जो करंट एसोसिएट है वो निकालें। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू आ गया NE ओवर T, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला। N ओवर T क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये आपको याद होगा, ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा FE, ठीक है। अब यहां वैल्यूज पुट कर दे, अब बहुत आसान हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज, और E कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू -19 कूलम। अब देखें, इस 1.6 को मैं 16 ओवर 10 लिख सकता हूं सर? क्यों नहीं लिख सकते? तो अब देखें, इस जीरो से ये जीरो गायब हो गया, अब क्या बच गया हमारे पास? 16 और 6, 16 6 सर कितना होता है सर? 96। तो 96 मल्टीप्लाई 10 पावर -19। अब इसको फर्दर देखते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पॉइंट यहां पर है ना, इसको यहां लेकर आए, एक डिजिट आप लेफ्ट पर मूव किए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आए, तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं ना तो पावर एक पॉजिटिव हो जाती है, तो ये आ जाएगा 10 पावर -18, एक कम हो जाएगा। तो अब इसका यूनिट क्या आएगा सर? एम्पेयर आएगा। कौन सा ऑप्शन बनता है जी? ऑप्शन बता दें जरा जल्दी से। 9.6 क्रॉस 10 रेज़ टू -18, कौन सा ऑप्शन है सर? ये बीटा। ओके हो गया जी। अब इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको आ जाता होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चार्ज कैरियर्स का। अब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं जरा इसको समझते हैं। तो चार्ज कैरियर जो है ना, वो वाली चीजें होती हैं, यानी कि वो चार्जेस होते हैं जो करंट फ्लो करवा रहे होते हैं, यानी कि जो करंट की वजह बनते हैं। करंट किन की वजह से फ्लो कर रहा होता है? चार्ज कैरियर्स की मोशन की वजह से। अब चार्ज कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? तो डिफरेंट चीजों में ये डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर्स में, या मैं कह देता हूं मेटल्स में,
तो मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है हमारे पास वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद मेटल्स के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात कर लें, हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और की, और वो कौन है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर्स में किसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है? तो आपने पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी रह गई है, वो कौन है? गैसेस। तो गैसेस में करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा होता है? तो गैसेस के अंदर आयंस भी होते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की, या मैं कह देता हूं सोर्स ऑफ करंट। करंट का सोर्स कौन सा होता है? अगर आपको याद हो, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी रेगुलर क्लासेस में, तो आपने क्या पढ़ा था? सोर्स ऑफ करंट एक ऐसा सोर्स होता है विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। या फिर आप ये पढ़ते थे अ सोर्स ऑफ करंट इज अ सोर्स दैट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन पहली बात जो मैंने की है ये ज्यादा अहम है और ये सबको पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि अ सोर्स, या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ सोर्स विच प्रोवाइड्स, जो क्या काम करता है? प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कहां? अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा होगा ना, उसको हम बोलेंगे ये सोर्स ऑफ करंट है। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? ये क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स किसको? सर ये कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, जैसे अगर कांस्टेंट सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको हम सोर्स ऑफ करंट नहीं कहेंगे। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट सोर्स कह रहा हूं, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा। जैसे माइक्रोफोन आपका होता है, तो माइक्रोफोन में आप बोलते हैं तो आपकी जो साउंड एनर्जी है उसको माइक्रोफोन सेंस करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में, यानी कि उसको करंट में आप समझ लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज आपको दे रहा होता है, लेकिन क्या वो कांस्टेंट होता है? वो कांस्टेंट नहीं होता। तो वो सेंसर तो हो सकता है लेकिन वो सोर्स ऑफ करंट नहीं हो सकता। सोर्स ऑफ करंट के लिए दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है कि एक ये भी काम करता हो और दूसरा क्या काम करे? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ करंट की हम बात कर लेते हैं। इसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे, फर्स्ट पे हमारे पास है एसी जनरेटर, या मैं एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? सर ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सेल या बैटरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं? सेल या बैटरी जो है हमारे पास, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं थर्मोकपल की।
थर्मोकपल क्या काम करता है, आपने पढ़ा होगा थर्मोकपल। सर थर्मोकपल जो है ये हीट एनर्जी को, ठीक है, किसको, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक और भी था बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैं यहां साइड पर लिख देता हूं, आपने पढ़ा हुआ है। एक और भी था, उसको मैं 4 नंबर दे रहा हूं। वो कौन था, वो था आपके पास सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल क्या काम करता है, सर ये काम करता है लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद ना हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम जरा बोर्ड रेज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है, जरा पहले डेफिनेशन समझ लें। एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अब आपने 2 बातें याद रखनी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है, यानी कि एक मेटल होगी और उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्जेस से एसोसिएटेड नहीं है, किसके साथ है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और ये कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर क्या सीन है, फिर जरा सीन देखिएगा। ये जो हमारे पास लेट्स सपोज कोई कंडक्टर है और इसके क्रॉस मैंने बैटरी तो लगाई हुई है लेकिन अभी स्विच क्लोज नहीं किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आप समझ सकते हैं, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई यूं जा रहा होगा, कोई यूं जा रहा होगा, जिधर जिसका मुंह आई जा रहा है वो जा ही जा रहा है, यानी कि सबकी क्या है, रैंडम मोशन है। तो अब चूंकि इनकी रैंडम मोशन है तो अब इसमें जो करंट है, करंट क्या होगा, जीरो होगा। सबकी मोशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी और नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब अगर हम एक काम करें, हम इस स्विच को क्लोज कर दें, अब क्या होगा, अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप समझ सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एंड है ना, और ये कौन सा है, नेगेटिव एंड, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या सिचुएशन हो जाएगी, अब सिचुएशन जरा समझिएगा, अब सिचुएशन बहुत आसान होने वाली है। अब होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इनकी डायरेक्शन एक स्पेसिफिक हो गई है। अब चूंकि जब ये एक तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो आपको पता है आगे लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स पड़े हुए, तो एटम्स के साथ कोलाइंस भी होगी, तो कोलाइंस के बाद ना ये एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी जो ये अटेन कर लेंगे ना, कब, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही डेफिनेशन मैंने ऊपर छाप दी है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो किधर होती है, वो होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर होती है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो है VD इक्वल टू I ओवर निया, ठीक है, NEA, ठीक है। अब इसमें n क्या चीज है, n इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट्स सपोज ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब I क्या है, वो जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पर करती है, क्या करंट पर करती है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करती है, डेफिनेटली करती है। अब देखें, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से एक बात तो क्लियर होगी ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है VD, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। कब बोला, बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, लेकिन कब, तब जब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब करंट क्या रहे,
कांस्टेंट रहे, करंट सेम रहे। ठीक हो गया। अब जब करंट सेम रहेगा तो तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। एमसीक्यू ये है, बहुत आसान है। एमसीक्यू में शायर ये कह रहा है कि अगर इफ आर प्राइम यानी कि रेडियस किसका, इस वायर का, इस कंडक्टर का, आप डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं, तो बताएं भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बाय कीपिंग अदर ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर ऑल फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट, उनको आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। बताएं कितने टाइम हो जाएगी। अब देखें, जब हम बात कर रहे हैं ना एरिया की और साथ ही साथ हमने उसके रेडियस की बात कर ली, तो अब इसमें ना हम ये कहेंगे कि वी डी चूंकि एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन में, ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, ये देखें सर्कुलर एरिया, तो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। तो वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर स्क्वायर की। और अगर डायमीटर बोल दे तो आपको पता है आर बराबर होता है डी बाई 2, तो चूंकि स्क्वायर है तो हम यहां पर डी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आर अगर डबल हो जाए, ठीक है, आर क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो अब 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 4 टाइम बढ़ जाएगा, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, कितने टाइम कम हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो यहां हम लिख सकते हैं रिड्यूसेस 4 टाइम्स। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगी। अब दूसरी बात, इसी फॉर्मूला से और बातें, फॉर्मूला कौन सा है, वी डी इक्वल टू आई ओवर निया। अब यहां से आई किसके बराबर होता है, सर आई बराबर होता है v ओवर आर के। ठीक है, तो आई अगर v ओवर आर के बराबर होता है तो वी डी बराबर आ जाएगा v ओवर एन। अब ये याद रहे ये वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, नी ए आर नियर, v ओवर नियर। तो v नियर जो है, अब यहां से देखें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किस पर डिपेंड करेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अगर आप सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखें, यहां एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही। अब एरिया पर क्यों नहीं कर रही, सर एरिया तो है। एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस है अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें वो किसके बराबर है, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो जो नीचे ए आएगा वो इस ए को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां से दो बातें हमें समझ आई डिपेंडेंस के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ई पर तो मस्ट डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अदरवाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। और दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी। ठीक है, तो अगर E बढ़ा V बढ़ा तो V के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे बना, R इक्वल टू है ना रो एल ओवर ए, तो चूंकि रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है, याद रहे बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखना, तो रेजिस्टेंस के क्या इनवर्स रिलेशन में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो और R आपको पता है टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हुआ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्स रिलेशन में होगी। टेम्परेचर बढ़ने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं, इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन की एग्जांपल आपको दी कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने वो याद रखना है। और बस उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कंडीशन क्या दे रहा है। अगर आपने कंडीशन को जान लिया ना तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसके बाद आखिरी बात हमने जो करनी है डिस्कस, वो है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके इफेक्ट से पता चलेगा। अब उसके कितने इफेक्ट हैं, तो 3 तरह के इफेक्ट हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, देखें जब करंट फ्लो करता है ना किसी कंडक्टर में तो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है या उसका टेम्परेचर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है
तो इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर, या हम ये कह दें कि प्रोड्यूसेस हीट, तो दोनों बातें सही हैं। ये इसका क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये फॉर्मूला आपको किसने दिया, ये जूल्स ने दिया, तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। अब यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पर करता है, करंट के स्क्वायर पर और रेजिस्टेंस पर, टाइम पर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितनी देर तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन टाइम चूंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते यूजुअली, तो अब H का आई स्क्वायर के साथ और आर स्क्वायर, आर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर कहीं करंट डबल हो जाए, मैं आपसे एमसीक्यू पूछ लेता हूं, टाइम काफी ज्यादा हो गया, तो एमसीक्यू ऑरली चलेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से भी करेंगे, ठीक है। अभी तो हम टॉपिक समझ रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको इससे मुताल्लिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर करंट डबल कर दिया जाए किसी कंडक्टर में, तो बताएं हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, सर 4 टाइम हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए, डबल कर दी जाए, तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बाय कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो अब यहां से ये आई स्क्वायर आर जो है ना, ये पावर भी बन जाता है, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT। तो जिन अप्लायंसेस की पावर ज्यादा होती है ना, उनमें हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं, एप्लीकेशंस कौन सी हैं। तो एप्लीकेशंस कौन सी थी, याद हो आपको, एप्लीकेशन हमारे पास इसकी है इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, या इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, टोस्टर्स, ठीक है, टोस्टर्स, और डिफरेंट और एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट की। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो यही इसका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। व्हेन करंट flows through a conductor, ठीक है, through a conductor, a magnetic field is established around it। तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे हम बात करें कि ये लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें जो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाएगी ना, वो इसके गिर्द वो कुछ इस तरह की होगी, ये उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड ग्रिप रूल आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, कैसी होगी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर आर। ये कौन सा लॉ है, ये है हमारे पास एम्पियर्स लॉ, ठीक है। कौन सा है, एम्पियर्स लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट की अमाउंट बढ़ा देंगे ना, ठीक है, तो करंट की अमाउंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये क्या कर रहा है आपसे, सर ये हमें कह रहा है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे ना, यहां से आप दूर जाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक हो गया। तो ये दो बातें आपको बता रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, वो आपने याद रख लेना, आई और आर गिवन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, अब एक बात आपने याद रखनी है, फैन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है, या मैं यूं कहूं कि जितनी भी मोटर्स है ना, कि जब किसी चीज को आप करंट दें और वो घूम जाए, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है मोटर्स में, ठीक है। मैं यहां कह देता हूं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ठीक है। और गैल्वानोमीटर में आपने पढ़ा होगा, गैल्वानोमीटर एटसेट्रा, ठीक हो गया।
तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी इफेक्ट की, केमिकल इफेक्ट की, और फिर लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। अब केमिकल इफेक्ट क्या चीज है? केमिकल इफेक्ट ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करता है तो वो उसको डीकंपोज करता है, उसमें केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। आपने जब पढ़ा होगा, अगर आप पीटीबी के स्टूडेंट हैं यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ते हैं, तो उसमें आपने कॉपर सल्फेट को डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो अब वो जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जब उसमें से करंट पास करवाते हैं ना, उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, या उसको हम उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। डीकंपोजिशन का मतलब उसका आयंस में चेंज हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नोन एज डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस तरह की डायग्राम आपने देखी होगी। इस डायग्राम में ना कुछ चीजें समझने वाली है। एक ये है, ये जो मैंने रेड बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये बैटरी आपको पता लगी हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इसे हम बोलते हैं एनोड। ठीक हो गया। और ये जो दरमियान में आपको ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जिस वेसल में कंटेन किया हुआ है, जिस वेसल में आपने रखा हुआ है, उस वेसल को हम नाम देते हैं वोल्टामीटर का। क्या नाम देते हैं? वोल्टामीटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, तो इसकी एप्लीकेशंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने पढ़ी हुई है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को किसी चीप मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाना। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस प्रोसेस को नाम देते हैं। और याद रहे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना हमेशा कैथोड पर होती है। कहां होती है? एट कैथोड। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हम कह सकते हैं टू प्योरीफाई मेटल्स। टू प्योरीफाई मेटल्स, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए भी हम इस केमिकल इफेक्ट को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपने दिल से दुआएं दी होगी। अगर नहीं दी, याद नहीं रही, लेक्चर सुनने में मगन थे, तो इस दुआओं में जरूर याद रखिएगा। क्या खबर कल हो ना हो, लेकिन आपकी दुआएं जरूर साथ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।